Hello everyone, so welcome to the new video. So today we're going to start the rural life and so let's start the chapter. Chapter 3, Rural Life and Society. Let us learn about land revenue system, Mahalwari system, permanent settlement, indigo cultivation in India and Rotwari settlement. Before the British established their rule, Indian villages जो थे वो more or less self-sufficient थे. They produced बहुत सी चीज़ों को वो प्रोड्यूस करते थे जो उनको ज़रूरत होती थी. फूड ग्रोन जो विलेजेस फूड ग्रो करते थे दैट वाज इनफ कि वो उनकी ज़रूरतों को तो पूरा कर देते थे एट दैट ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज. फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते थे अपनी खुद के कंजम्पशन के लिए और पेड अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग एज टैक्स और कुछ उसका हिस्सा किंग को एज अ टैक्स देते थे. जब क्रॉप्स फेल्ड हो गई तो टैक्स रिड्यूस हो गया और वेव्ड ऑल टुगेदर. फार्मर्स भी इजीली एविक्ट नहीं कर पाए इस लैंड से. तो ये सारा जो चेंज इससे क्या हुआ जब ब्रिटिश पावर आई. फार्मर्स को अब जरूरत थी टैक्सेस पे करने के लिए कैश में. ऐसा करने के लिए उनको जबरदस्ती मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि जो भी वो सेल ऑफ कर दे बहुत जो अपने प्रोड्यूस का ज्यादा हिस्सा हमें. वंस सेल्फ सफिशिएंट फार्मर्स को अब कुछ फूड खरीदना पड़ रहा था. पहले तो वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे कि अपना कर लिया थोड़ा बहुत टैक्स दे. अब पूरी तरीके से वो अपना भी पूरा नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम द मार्केट. इन केस क्रॉप फेल्ड हो गई तो उन्हें कोई कंसेशन भी नहीं दिया जाता था. ऑफन उनसे लैंड ले लिया जाता था और फेलिंग टू पे रेंट अगर वो रेंट नहीं देते थे जिससे मिजरी बढ़ी. लैंड रेवेन्यू सिस्टम विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे एंड एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे लोगों का. बहुत से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे विलेज इटसेल्फ. हर एक विलेज की पंचायत थी तो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए. फार्मर्स के पास राइट था ओवर द लैंड जो वो कल्टीवेट करते थे और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर रेवेन्यू आइदर रिड्यूस होता था और वे. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने ऑब्टेन्ड करा दीवानी राइट्स बंगाल बिहार एंड ओडिशा इन 1760. उन्होंने कंटिन्यू टू कलेक्ट द रेवेन्यूज इन द ट्रेडिशनल मेथड बाय द कंपनी. ऑफिशियल ने कलेक्ट करना शुरू करा अलग अलग अमाउंट को फ्रॉम द फार्मर अनऑफिशियल. और जब इनकम गॉट रिड्यूस्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया दैट वाज कॉल्ड इजारदारी सिस्टम जिसके थ्रू बिगेस्ट बिडर जो थे जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको राइट दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का पीरियड ऑफ 5 years. हाउएवर ये भी सिस्टम फेल हो गया क्योंकि बिडर जो थे वो इंटरेस्ट नहीं थे इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. इन्होंने पैसों को निकालना शुरू कर दिया पीजेंट से. सिंस कलेक्शन ऑफ टैक्स जो थे एक वाइटल प्रॉब्लम थी कंपनी की तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया 3 न्यू सिस्टम रेवेन्यू कलेक्ट करने. वो था परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम और रेवटवाड़ी सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा स्कीम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट जिसके अंडर कंपनी ने एक लैंड रेवेन्यू थे बंगाल का और बिहार का एक परमानेंट बेस पर फिक्स कर दिया कि उतना रेवेन्यू तो देना ही है. लेटर उन्होंने उसे बढ़ा दिया उसको ओडिशा तक नॉर्दर्न मद्रास पर आने से. तो मेन फीचर इस स्कीम का ये था कि जो रेवेन्यू था एरिया के लिए वो फिक्स कर दिया गया परमानेंटली हाईएस्ट पॉसिबल जो अमाउंट हो सकती थी जो वो उस लैंड से डिराइव कर सकते थे. लोकल जमींदार थे उनको कहा गया कि वो रेवेन्यू को फार्मर से ले. जमींदार को लैंडलॉर्ड बना दिया गया और टैक्स कलेक्टर से वो बिकेम हेरिडिटरी लैंड ओनर ऑफ ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड. फार्मर जो थे वो टेनेंट बन के जमींदार के उन्हें सारा राइट्स जो थे वो लॉस्ट कर. हर साल जमींदार को टैक्स पे करना पड़ता था फिक्स्ड अमाउंट सर्टेन डेट तक. वो कोई भी अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे फार्मर से फिक्स्ड रेवेन्यू पे करने के लिए एंड उसे सरप्लस अमाउंट में रखते थे अपने पास. इन केस अगर जमींदार एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया पानी मतलब इनफ पैसा वो ही फार्मर से ले पाया तो उन्हें खुद देना पड़ता था हाई ड्यूज के और या फिर टाइम पर क्योंकि उन्हें देना था. अगर क्रॉप्स फेल हो गई नॉन पेमेंट हिज लैंड वाज टेकन ओवर एंड सोल्ड ऑफ टू समवन एल्स. इम्पैक्ट क्या हुए परमानेंट सेटलमेंट के. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया. वो कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल रहा बट फार्मर्स के लिए नहीं. अश्योर्ड इनकम फॉर कंपनी. अब जो जमींदार थे वो हेरिडिटरी ओनर्स बने लैंड के. वो सेल और लीज नहीं कर सकते थे लैंड को एज दे विश. सिंस दीज न्यू लैंडलॉर्ड्स का कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था वो ओनली इंटरेस्टेड थे. उनका मेन मकसद ये था कि वो प्रॉफिट कमाए. कंडीशन ऑफ पीजेंट्स फार्मर्स ने अपने राइट टू लैंड को जो है लॉस्ट किया टू पे वेरी हाई रेवेन्यू इवन इफ क्रॉप्स फेल. तो रेवेन्यू को पे करने के लिए फार्मर्स पैसा बोरो करते थे मनी लेंडर से और वो डीपली इन डेप्ट कर्जदार हो गए थे.
तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि वो आपको डेप्थ देंगे कैसे। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अब मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन बैकवर्ड होता चला गया, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो गई, जो कि पैसा ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। फेलियर ऑफ मॉनसून, इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी थी, उनने बहुत सारे फार्मर्स को लैंड छोड़ने पे मजबूर कर दिया और वो दूसरे रीजन पर चले गए। फिर आया रोटवारी सेटलमेंट। रोटवारी सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस कराया गया मेनली मेड्रॉस, बरान, बॉम्बे। सर थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा मेड्रॉस प्रेसिडेंसी में। इस सेटलमेंट के अंदर जो पीजेंट था रिकॉग्नाइज्ड हुआ प्रोप्राइटर ऑफ लैंड, कोई इंटरमीडियरी नहीं था लाइक जमींदार बिटवीन पीजेंट एंड गवर्नमेंट। तो सो लॉन्ग एज रेवेन्यू को टाइम पर पे कर रहे थे तो पीजेंट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द लैंड। बिसाइड्स लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया एक पीरियड 20 to 40 years के लिए एट अ टाइम। इस टाइम पर जो पीजेंट था वो हेल्थ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते थे डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। हाउएवर इन दी एंड में ये सिस्टम भी फेल हो गया और इस सेटलमेंट में इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो कलेक्ट करे रेवेन्यू एक सिस्टमैटिक मैनर में। रेवेन्यू ऑफिशियल्स इंडल्ज्ड हुए हार्श मेजर्स में इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिलेड पेमेंट। डू यू नो रोडवारी सिस्टम भी एक मुनरो सिस्टम उसे कहते हैं। थॉमस मुनरो ने डेवलप किया इस सिस्टम को और एक्सटेंड करा ऑल ओवर सर्दर्न इंडिया। महलवाड़ी सिस्टम 1833 के अंदर महलवाड़ी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ पंजाब में, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न। इस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट था रेवेन्यू सेटलमेंट का वो था विलेज या फिर महल। जैसे जैसे विलेज का लैंड जॉइंटली बिलोंग करता था विलेज कम्युनिटी से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस रेवेन्यू को पे करने की थी वो पूरे इसके पास थी इंटायर महल या फिर विलेज कम्युनिटी के। तो पूरा लैंड जो विलेज का था वो मेजर होता था। जब रेवेन्यू फिक्स होता था ना, रेवेन्यू फिक्स होने से पहले पूरे लैंड की मेजरमेंट होती थी। तो महलवाड़ी सिस्टम एलिमिनेट मिडलमैन को हटा दिया बिटवीन द गवर्नमेंट और विलेज कम्युनिटी और ब्रॉट अबाउट इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट आया और उसके बेनिफिट लार्जली गवर्नमेंट ने भी इंजॉय करे। इफेक्ट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, रेवेन्यू पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश की टर्न उसने रूरल इकोनॉमी को अपसाइड डाउन कर, कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स जो मिजरेबल हो गई और कोई वेलफेयर मेजर नहीं था कि उनको किसी भी तरीके से रिलीफ प्रोवाइड नहीं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था वाज द इमरजेंस ऑफ मनी लेंडर, वो एक पावरफुल क्लास थी रूरल सोसाइटी में और इकोनॉमी। पीजेंट्स जो रेवेन्यू को नहीं पे कर पा रहे थे दे टुक मनी ऑन इंटरेस्ट से मनी लेते थे मनी लेंडर से, उन्हें मॉर्गेज करना पड़ता था अपने लैंड को और बहुत ही हाई रेट ऑफ। अल्टीमेटली दे वर अनेबल टू पे बैक मनी लेंडर हु वाज नो लेस ऑपरेसिव देन ब्रिटिश। पीजेंट्स मोस्टली अपने लैंड को दे लॉस्ट एंड बॉन्डेड लेबर की तरह बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता था फील्ड्स पर। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया, इंडिगो एक ब्लू डाई थी हाई इन डिमांड इन यूरोप। इट वाज यूज्ड फॉर कलरिंग द ब्लू सर्च यूनिफॉर्म्स worn by British police force and hospital staff. It was also used as color of clothing worn by military personnel and millions of workmen. इसी तरीके से टर्म ब्लू कॉलर वर्कर केम टू बी यूज्ड इन यूरोप। इंडिगो अमंग दी ओल्डेस्ट डाइज की दैट टू बी यूज्ड फॉर टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग इन इंडिया को बिलीव किया था टू बी ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ इंडिगो डाइंग। तो इसने सप्लाई किया इंडिगो को यूरोप एज अर्ली एज ग्रेको रोमन एरा। इंडिगो एक रेयर कमोडिटी थी यूरोप में थ्रू आउट मिडिल एजेस। इट वॉज ओनली आफ्टर द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा, जब उन्होंने डिस्कवर्ड किया था ना सी रूट इंडिया, उसके बाद से ही जो एंड हुआ 15th सेंचुरी दैट इट फाउंड इट्स वे टू यूरोप। तो यू नो जो नेम इंडिगो है वो रोमन टर्म इंडिकम से लिया गया जिसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इंडिगो फार्मर्स यूरोप में थे वो रिचली उन्हें अच्छे से पे किया जाता था क्योंकि वो एक प्लांट था जो प्राइमरी ट्रॉपिक्स में ग्रो होता था और उसके जो प्रोड्यूस था वो प्रिडिक्टेबल नहीं। हाई डिमांड ऑफ इंडिगो की डिमांड बढ़ गई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, बहुत बड़ी डिमांड हुई डाई की। ये प्लांट जो डाई कपड़ों पर होती है स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इस टाइम पर मशीन्स जो थी मैनचेस्टर में वो लार्ज अमाउंट ऑफ कॉटन फैब्रिक को प्रोड्यूस करती थी। कपड़ों पर जो डाई होती है ना वो इस फ्लावर के डाई जिस कलर का ये इंडिगो प्लांट होता है इसका कलर डाई के काम आता है, तो विच हैड टू बी डाइड। अब वो जब कॉटन कपड़ा बनता था कॉटन का तो उस पर डाई होती थी, तो क्लाइमेट जो था ब्रिटेन का वो सूटेबल नहीं था कि वो इस क्रॉप को ग्रो कर सके, तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ता था कैरेबियन आइलैंड से या नॉर्थ अमेरिका से। तो ब्रिटिश ने टर्न टू इंडिया जहां पर इंडिगो को कल्टीवेट किया गया जा रहा था बहुत टाइम से मिडिवल इंडिया। फैक्ट महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था इंडिया में बाय फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स। वो चंपारण गए थे जहां पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिगो फार्मर्स की पैथेटिक। इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में भी हुआ।
सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, देयर वर 2 सिस्टम थे इंडिगो प्लांट की कल्टीवेशन। एक था द निज एंड रियोटी सिस्टम। अब जो निज कल्टीवेशन था तो प्लांटर ने प्रोड्यूस किया इंडिगो इन लैंड्स, वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड था। लैंड वाज आइदर इन पोजेशन ऑफ द प्लांटर और इट वाज रेंटेड फ्रॉम, या फिर अदर जमींदार से रेंट का। कल्टीवेशन कैरिड आउट बाय एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। The problem with niche cultivation, indigo could be cultivated हो सकता था only on fertile lands and these were already densely populated. Planters had access only to small plots scattered over countryside, जबकि large areas they were required. उन्होंने attempt करे थे to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But ये always led to conflicts and tension रहती रही और ये difficult हो गया लेबर को mobilize करना कि आप कैसे इधर से उधर लेबर को शिफ्ट करोगे। तो निच कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर रिक्वायर्ड था, बहुत सारे प्लोज बुलक्स की जरूरत पड़ी। तो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज और मेंटेनेंस ऑफ प्लोज पर, हल वगैरह जो प्लोज जरूरत पड़ती थी खुदाई करने के लिए, हल चलाने, तो ऑल दीज थिंग्स पर खर्चा करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर सप्लाईज भी इजिली ऑब्टेन नहीं हो सकती थी पीजेंट से। तो सिंस देयर प्लोज एंड बुलक्स वर बिजी ऑन द राइस फील्ड अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स को जरूरत थी। Till the late 19th century, lesser than 25% जो है लैंड का प्रोड्यूसिंग इंडिगो वो अंडर निच सिस्टम और रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, दिस रियोटी सिस्टम। रियोटी सिस्टम, अंडर द रियोटी सिस्टम जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स किया जाता था रियॉट्स की वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या एग्रीमेंट साइन करे, तो सट्टा कहते हैं। कई बार क्या होता था, उनको प्रेशराइज करते थे कि विलेज हेडमैन को कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे रियॉट्स के बिहाफ पर, और जो साइन करता था कॉन्ट्रैक्ट को उसको कैश एडवांस मिलता था प्लांटर और सस्ते मतलब लो रेट पर इंटरेस्ट के, ताकि वो इंडिगो प्लांट लगा सके। बट लोन ग्रांट होता था इस कंडीशन पर कि रियॉट को इंडिगो ही लगाना पड़ेगा। इंडिगो लोन तभी मिलेगा जब आप इंडिगो का प्लांट लगाओ, एटलीस्ट 25% एरिया पर अपने होल्डिंग पर। अब प्लांटर ने प्रोवाइड करा सीड को, ड्रिल को, जबकि कल्टीवेटर्स ने सॉइल प्रिपेयर करी, सीड सो करी और क्रॉप का ध्यान रखा। प्रोक्योरमेंट प्राइस जो था इंडिगो का वो इतना कम था कि कल्टीवेटर्स हमेशा डेब्ट ट्रैप में ही रहते थे, कर्जे में ही रहते। हिस्ट्री रिवील्स, एक एक्ट पास हुआ 1833 में, इसके प्लांटर्स के अकॉर्डिंग दे वर फ्री टू यूज ऑपरेसिव मेंशंस। मोर ओवर पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो फर्टाइल लैंड्स पर ग्रो करें जो सूटेबल थे ग्रोइंग राइस के लिए। अब पीजेंट्स को रिलक्टेंट थे कि वो इंडिगो, दो रीजन की वजह से उनको मजबूरी में वो करना पड़ा। पहला रीजन था कि एरिया रिड्यूस हो गया राइस के लिए, और दूसरा लैंड ने अपनी फर्टिलिटी रिड्यूस कर देगा। जब उनको इंडिगो प्लांट को लगाएंगे तो लैंड की फर्टिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी जब उसको राइस ग्रो नहीं कर पाएंगे। इंडिगो रिवोल्ट, फिर 1859 में एक सिविल सर्वेंट ने मिसअंडरस्टूड किया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दी रिकॉग्नाइजिंग रियॉट्स राइट टू होल्ड लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, कि मतलब अपनी मर्जी की क्रॉप्स ग्रो कर ले। अब पुलिस को भी बुलाया गया प्रोक्लेमेशन ताकि वो प्रिवेंट कर सके प्लांटर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन मैटर, जिससे रियॉट्स जो थे रॉन्ग आइडिया हुआ कि वो हैड, उनके पास किसका सपोर्ट है, गवर्नमेंट का। तो उन्होंने क्या करा, ऑर्गेनाइज करा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और पेटिशन सेंड करे टू गवर्नमेंट सीकिंग रिड्रेस फॉर देयर मैनी ग्रीवियंस। इसी तरीके से प्लांटर्स कंटिन्यू टू टेरराइज द पीजेंट को धमकाते थे, डराते थे अपने लाठियाल्स और पुलिस की, मतलब पुलिस वगैरह से उनकी अच्छी सी बॉन्डिंग होने की वजह से वो उन लोगों को प्रेशराइज करते थे। अब रिवोल्ट शुरू हो गया जब इंडिगो कल्टीवेटर जो थे नादिया के बंगाल में, वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू। उनके उस टाइम पे लीडर थे दिगंबर एंड बिस्चुनार विश्वास। वाइड स्प्रेड रिवोल्ट हुए बंगाल में, पीजेंट्स जो पूरे रीजन के थे प्लांट इंडिगो के लिए, उन्होंने फॉट करा प्लांटर्स इन एवरी पॉसिबल वे, बाउज, एरो, स्पीयर, स्टोन, पत्थर, सब चीजों से, इवन पॉट्स और पैंस की तरह। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो रेंट नहीं देंगे, फंड्स रेड्स करने से टू फाइट द कोर्ट केस फाइल टू एविक्ट देम फ्रॉम देयर लैंड। बहुत से इंडिगो फैक्ट्रीज भी अटैक करी गई और डिस्ट्रॉयड भी करी गई। At some places, zamindars who had been forced to lease land to planters rose in protest. बहुत जगह पर जो जमींदार थे जिनको फोर्स किया जाता था प्लांट करने के लिए, टू लीज टू लैंड टू प्लांटर्स, वो भी प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू किया। They possibly saw in the revolt में उन्होंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी दी गई टू रिकवर, कि वो अपनी ट्रेडिशनल पावर को रिकवर कर सके, had been reduced by the planters. इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल ने पार्टिसिपेट करा एंड कीन इंटरेस्ट लिया मूवमेंट में,
Deenbandhu Mitra's play Neel Darpan highlighted the condition and misery of the indigo country. ये प्ले था, it was staged with huge success, translate हुआ into other languages including English. It aroused the anger of Indians and Europeans against the planters' oppression. Indigo Commission appointed हुआ by the British, which reported intense oppression in the indigo plantation. Government thereafter issued a notice to cease the forces cultivation of indigo in Bengal. अब रिवोल्ट के बाद इंडिगो कल्टीवेशन शिफ्टेड हुई लार्जली टू रीजन्स ऑफ चंपारण एंड दारभंगा इन प्रेजेंट बिहार. यहाँ पर प्लांटर्स कैरिड ऑन विद देयर ऑपरेसिव वेज. अर्ली 20th सेंचुरी में मूवमेंट लॉन्च हुआ बाय महात्मा गांधी एट चंपारण अगेंस्ट दिस. Summary of the chapter. Before the coming of British to India, Indian villages were self-sufficient units in rural economy. New land settlement systems introduced permanent settlement, Rotwari settlement, Nailwadi settlement. ब्रिटिश प्लांटर्स ने कंपेल किया कल्टीवेटर्स को कि वो इंडिगो को प्लांट को ग्रो करें. वो ऑपरेसिव सिस्टम था. इंडिगो फ्रॉम इंडिया वेरी हाई डिमांड में था टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन में. फार्मर्स को फोर्स किया गया टू ग्रो इंडिगो अंडर निच सिस्टम, रोटी सिस्टम, एंड इंडिगो रिवोल्ट वाज अ पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल 1850. और इंडिगो कमीशन अपॉइंट हुआ फॉर इन्वेस्टिगेट. To the exercise, fill in the correct option. The absolute owners of the land under permanent settlement were company officials. The Indigo revolt began in none of these. Which of these was related to the permanent settlement? Land revenue. What is the meaning of the Mahal as per Mehlwadi system? Which? Who wrote the play Neel Darpan? Deshbandhu Mitra. In the blanks, the word indigo is derived from the Roman term indicum. Under the dash system, the village headman was responsible for revenue collection. Mehalwadi system. Indigo was used to make denim cloth. Right, true or false? Indigo was used in medicines. False. Land revenue was a major source of revenue for the company. True. Knit system was related to zamindar. False. Road-wise system was devised by Monroe. True. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.